ये आकाशवाणी है। प्रस्तुत है कार्यक्रम सुर्खियों में। इसके अंतर्गत सुनिए ब्रिक्स राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बैठक के महत्व पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं पूर्व राजनयिक अशोक सज्जनहार और पत्रकार सिमरन सोढी। आज हम बातचीत कर रहे हैं जो फ्रेंड्स ऑफ ब्रिक्स की मीटिंग हुई है जोहान्सबर्ग में, जहां भारत के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोवाल ने पार्टिसिपेट किया है भारत की तरफ से। और इस मीटिंग में काफी मुद्दे उठे और नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर ने इस बात को भी सामने रखा है कि हम सबको मिलकर इस चीज की कोशिश करनी चाहिए कि जो चैलेंजेस हैं साइबर सिक्योरिटी को लेकर, उनको हमने कैसे सामना करना है। तो एम्बेसडर सज्जनहार, जब हम ये मीटिंग देखते हैं जो जोहान्सबर्ग में हो रही है और अगले महीने ब्रिक्स की जो लीडर्स की समिट है वो भी होगी, और ये जो साइबर सिक्योरिटी का जो एक चैलेंज दुनिया के सामने है, तो ये जो मीटिंग है जोहान्सबर्ग की जहां हमारे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर गए हैं, उस मीटिंग की कितनी सिग्निफिकेंस हमारे सामने आती है? देखिए, ब्रिक्स की जो शुरुआत थी वो करीब 20 साल से ऊपर हो गए हैं। जब गोल्डमैन सैक्स के जो चीफ इकोनॉमिस्ट थे जिम ओनील, उन्होंने कहा था जो ये 4 देश हैं जिनकी बहुत ज्यादा आबादी है, जनसंख्या है, जिनका भूफल क्षेत्रफल बहुत अधिक है और जिनकी आर्थिक क्षमता भी बहुत ज्यादा है, तो उन्होंने ये 4 देशों को उन्होंने इसमें सम्मिलित किया था, ब्राजील, रूस, भारत और चीन, और कहा था ये 4 देश जो हैं ये बहुत ही महत्वपूर्ण रोल अदा करेंगे। और उसके बाद इन्होंने ये 2001 में कहा, 2006 में पहली मर्तबा वहां पर यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के साइडलाइंस पर इन 4 देशों के विदेश मंत्रियों की मुलाकात हुई, पहली बार मुलाकात हुई। और 2009 में यकतरीनबुर्ग रूस में वहां के जो राष्ट्रपति हैं, उस समय राष्ट्रपति दिमित्री मेदवेदेव थे, उन्होंने ये मीटिंग ऑर्गेनाइज की और 4 देश के नेता वहां पर मिले। दक्षिण अफ्रीका को इसके साथ जोड़ लिया गया 2011 में, जब चीन की प्रेसिडेंसी थी। और अब हम देख रहे हैं, जैसे आपने कहा है, फ्रेंड्स ऑफ ब्रिक्स अब चीन की तरफ से और रूस की तरफ से भी ये मुद्दा बनकर सामने आया है कुछ सालों से, 2017 से। इसकी जो सदस्यता है उसको बढ़ाना चाहिए, क्योंकि चीन समझता है, जो उसके पास जब उसने ये लॉन्च किया था अपना बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, जिसे उसने पहले नाम दिया था वन बेल्ट वन रोड का, और उसमें बेसिकली जो बहुत सारे कनेक्टिविटी के और इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट्स बनाए जाए और उनके साथ ये जो सब देश हैं इनको चीन के साथ जोड़ा जाए। हालांकि हम देख रहे हैं जो पिछले कुछ सालों में, क्योंकि अब करीब 10 साल हो गए हैं और चीन इस साल के आखिर में ये 10th एनिवर्सरी ऑफ BRI को ऑर्गेनाइज करेगा और उसमें बहुत सारे देशों को बुलाएगा। तो हमने देखा है जो BRI का वैसे इतना ज्यादा ठीक तरीके से वो नहीं चल रहा है, परंतु फिर भी बहुत सारे देश हैं जो कि इंफ्रास्ट्रक्चर और कनेक्टिविटी के लिए चीन से सहायता मांगते हैं, चीन का इन्वेस्टमेंट, निवेश मांगते हैं। इसीलिए एक तो महत्व है जो ये चीन और रूस दोनों देश चाहते हैं जो इसकी सदस्यता बढ़े, जिससे कि जो चीन का रुतबा है, चीन का जो प्रभाव है, वो पूरी दुनिया में और ज्यादा हो। और किसी ना किसी प्रकार से ये जो गुट है, ब्रिक्स गुट है, इसको शुरुआत तो की गई थी एज एन इकोनॉमिक ग्रुपिंग, क्योंकि केवल आर्थिक मुद्दों पर इसके बारे में बात की गई थी, परंतु इसका प्रयोग चीन और रूस राजनीतिक मुद्दों के लिए भी आगे चलते हुए इसका प्रयोग करना चाहेंगे। अगर बिल्कुल शुरुआत में एक एंटी वेस्टर्न अलायंस नहीं हो, परंतु फिर किसी तरीके से इसको एक पश्चिम के विरुद्ध एक बड़ा ग्रुप बनकर खड़ा किया जाए। उनकी जो इकोनॉमिक पॉलिसीज हैं, हमने देखा है कुछ यहाँ के जो देश हैं वो अपनी इकोनॉमिक पॉलिसीज को, उनके जो हित हैं वो पश्चिमी देशों के साथ, अमेरिकी देश के हित के साथ नहीं मिलते हैं। तो इसीलिए एक तो ये इस गुट का बहुत महत्व बढ़ गया है, क्योंकि जब हम देखते हैं जो पूरी दुनिया में पोलराइजेशन बहुत ज्यादा हो गया है। एम्बेसडर सज्जनहार, जैसा आपने पॉइंट आउट किया कि कई बार लगता है, क्योंकि रूस और चीन ब्रिक्स का एक मेंबरशिप है दोनों का, और जैसा आपने कहा कि लगता है कि शायद एक एंटी वेस्ट फोरम बनाने की कोशिश है। लेकिन क्या सवाल ये उठता है कि भारत जैसे देश जो बाकी मेंबर्स हैं ब्रिक्स के, शायद ये चीज नहीं चाहेंगे कि ब्रिक्स कोई एंटी वेस्ट फ्रंट बने, क्योंकि भारत का जो रिश्ता है वो अगर रूस के साथ बहुत अच्छा है तो वेस्टर्न नेशंस, चाहे वो यूरोप हो चाहे अमेरिका हो, उनके साथ भी बहुत मजबूत और अच्छा रिश्ता है। आज हम कहते हैं शायद रूस और चीन की शायद एक इच्छा होगी कि ये बन जाए एंटी वेस्टर्न ब्लॉक। प्रैक्टिकली हम इस चीज की क्या एक्सपेक्टेशन कर सकते हैं?
देखिए, 2 चीज़ें हैं इसमें देखने की। एक तो जो रूस के और भारत के संबंध अच्छे हैं, परंतु रूस के और अमेरिका और पश्चिम के साथ संबंध बहुत खराब हैं। तो इसीलिए इसको एंटी वेस्टर्न अलायंस बनाने में मेरे विचार से रूस को कोई इतनी दिक्कत नहीं होगी। और चीन का इसमें मकसद है जो भारत को बिल्कुल ही आइसोलेट करने का प्रयास किया जाए। जैसे कि आपने देखा है, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन में भी कुछ ऐसे मुद्दों को सामने लाया गया है जिससे कि भारत उनके साथ मेलजोल नहीं रखता है। तो यहाँ पर भी अगर इसका सदस्यता बढ़ेगी तो उसमें भारत की जो एक्सक्लूसिविटी है, भारत का जो रोल है, वो कम होगा और चीन का जो रुतबा है, चीन का जो प्रभाव है, वो काफी बढ़ेगा। तो यही उनका प्रयास है जो भारत को कैसे, चाहे भारत नहीं चाहे जो इसको एंटी वेस्ट अलायंस होना चाहिए, परंतु वो भारत को थोड़ा अलग थलग करने का प्रयास चीन जरूर करेगा इसमें। और अगर रूस भी इसमें उसके विरुद्ध इतना नहीं जाएगा। जहां तक दूसरे देश हैं सिमरन, आप देखिए, हमारा अभी अनुभव रहा है जब यूक्रेन युद्ध के बाद अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन वहां पर स्वयं गए थे सऊदी अरेबिया में, एमबीएस से, मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात हुई थी और उन्होंने ये एक तजवीज पेश की थी। उन्होंने एक ये रिक्वेस्ट किया था जो आप 2 मिलियन बैरल्स पर डे आप इंक्रीज करिए, परंतु सऊदी अरेबिया ने नहीं माना। सऊदी अरेबिया ने अपने ओपेक प्लस गुट के साथ मिलकर जो प्रोडक्शन है उसको और कम किया, जिससे कि सप्लाई कम हो और दाम ज्यादा बढ़े। और यही बात हमने और कुछ देशों की भी देखी है। तो हमें आगे चलते हुए ये देखना पड़ेगा जो ये देश किस मुद्दों पर किसका साथ देते हैं, किसके साथ रहते हैं, परंतु ये हमको नहीं भूलना चाहिए सिमरन, जो ये सभी देश जो हैं, ये इन्वेस्टमेंट के लिए, ये अपना अगर उनको तेल और गैस एक्सपोर्ट करना है तो सबसे बड़ा उनका जो मार्केट है वो चीन है। हमने हाल ही में देखा है चीन और ईरान की बहुत बड़ी $400 बिलियन की डील साइन हुई है। ऐसी ही डील यूएई और सऊदी अरेबिया के साथ भी साइन हुई है। तो इसीलिए इन सब के देशों के अपने इंटरेस्ट जो हैं, हित हैं, वो चीन के साथ मिले हुए हैं। तो वो कहाँ तक हालांकि अपने संबंधों को वो पश्चिमी देश और अमेरिका के साथ भी अच्छा रखना चाहेंगे, परंतु ये फिर देखना होगा जो ये इस कशमकश में ये कहाँ तक अमेरिका का साथ देते हैं और कहाँ तक चीन के और रूस के साथ जाते हैं। परंतु जो दूसरी बात आपने कही, जो ये साइबर सिक्योरिटी के बारे में नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोवाल जी ने कहा, तो वो तो बहुत ही गहन मुद्दा है, बहुत ही संगीन मुद्दा है पूरी दुनिया के लिए। भारत इसको हमेशा से उठाता आया है और पूरी दुनिया ने ये इसको माना है, परंतु जो हम देखते हैं, जो दुनिया मान तो जाती है, जो लिखा होता है उसके ऊपर तो दस्तखत हो जाते हैं, पर जिसे कहा जाता है वो वॉक द टॉक नहीं होता है। जो वो मानते हैं उसको कार्यान्वित नहीं करते हैं। तो कहते कुछ और हैं, करते कुछ और हैं, और यही भारत इसके बारे में कहता आया है, जो डबल टॉक नहीं होना चाहिए, हिपोक्रेसी नहीं होनी चाहिए, और जो कहते हैं देश उनको वही करना चाहिए। और यही श्री अजीत डोवाल जी ने कहा, जो हमको साइबर सिक्योरिटी और जो हमारा युवा वर्ग है उसकी सोच को हमको बिल्कुल ही ठीक रखना होगा, नहीं तो ये पूरी दुनिया के लिए बहुत ही बड़ा मुद्दा बनेगा। डॉक्टर सजना, थोड़ी हम बातचीत करें जो एक बहुत इम्पोर्टेंट मीटिंग हुई है जोहान्सबर्ग में हमारे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर की। वो हुई है चीन के जो टॉप डिप्लोमेट है वांग ही, उनके साथ। और हम ये भी देखते हैं कि ये जो भारत और चीन की जो मुलाकात है, ये एक ऐसे बैकड्रॉप में हुई है जब भारत और चीन के रिश्ते में काफी टेंशन है। और ये टेंशन भी इसीलिए हैं क्योंकि जो चीन का एक रवैया है, एक एटीट्यूड है, वो बहुत एग्रेसिव रहा है। हमने देखा है भारत की तरफ हमारे बॉर्डर एरियाज पर। तो ये जो चीन का एटीट्यूड है, रवैया है, इसको लेकर जो टेंशन्स हैं इस रिश्ते में, उनको बैकड्रॉप में रखते हुए जब हम इस मीटिंग को देखते हैं कि नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर और चीन के जो टॉप डिप्लोमेट है ये मिले हैं, आपस में इन्होंने बातचीत की है, तो इससे क्या हमको कुछ पॉजिटिव इंडिकेशन मिलता है कि शायद इस बातचीत से चीन और भारत की जो टेंशन बनी हुई है शायद वो आने वाले दिनों में कम होगी, या आपको ऐसा नहीं लगता है? देखिए, एक किरण तो है जो दोनों देश बात कर रहे हैं, और ये एक अच्छी बात है। जो अगर मैं ये कहूं, जो अगर दोनों देश नहीं बात कर रहे होते तो उससे बनिस्बत बेहतर है जो दोनों देश बात कर रहे हैं और दोनों में अभी
असहमति बनी हुई है। दोनों देशों के जो वरिष्ठ नेता हैं, ये बातचीत करते रहे हैं। हमारे विदेश मंत्री ने भी वांग यी से अभी हाल ही में जकार्ता में इंडोनेशिया में बातचीत की। हमारे विदेश मंत्री ने अपने जो काउंटर पार्ट हैं, शिनगांग जो चीन के विदेश मंत्री हैं, 2 मरतबा वो भारत आए, उनसे मुलाकात हुई, उनसे बात हुई। तो ये बातचीत होती रही है और भारत अपना नजरिया इसके ऊपर बताता रहा है। जो हमको स्टेटस को एंटी, जो चीन ने जो भारत के जमीन पर आया हुआ है और उसको निकल जाना चाहिए, वहां से उसको खाली कर देना चाहिए। अप्रैल 2020 से उससे पहले के उस हालात को हमको पहुंचना चाहिए। चीन कहता है जो ये अभी काफी जो बॉर्डर पर एरिया है, काफी स्टेबिलिटी है, हमको मैनेज करना चाहिए, परंतु भारत इससे सहमत नहीं है। तो देखिए, बातचीत हो रही है, ये होती रहनी चाहिए, परंतु चीन का जो नजरिया है, जैसे आपने बिल्कुल ठीक कहा, जो वो ठीक नहीं लग रहा है और जब तक वो ठीक नहीं होता है, तब तक दोनों देशों के रिश्तों में नॉर्मलसी नहीं आएगी, एबनॉर्मेलिटी ऐसी बनी रहेगी। और परंतु फिर भी बातचीत चलती रहनी चाहिए और ये मेरे विचार से एक संदेश चीन को बिल्कुल ठीक मिल गया होगा। जो भारत अपनी टेरिटोरियल इंटेग्रिटी, अपनी सुरक्षा से टस से मस नहीं होने वाला है, तो उसको अपने रवैये को, अपनी नीति पॉलिसी को इसमें रिवीजन करना चाहिए। तो इसका ये फायदा तो मैं यकीनन समझता हूँ। एम्बेसडर सज्जनहार, हमने ये भी देखा है कि आज दुनिया में हमारे पास बहुत से फोरम्स हैं, लेकिन ब्रिक्स की जो एक खास बात है वो ये है कि आज ब्रिक्स एक बहुत इम्पोर्टेंट इकोनॉमिक फोरम या इकोनॉमिक ब्लॉक की तरह सामने आया है। दुनिया की 40% से ऊपर आबादी ब्रिक्स के देशों में है और 1/4 जो ग्लोबल जीडीपी है वो ब्रिक्स के देशों से आती है। तो एक इकोनॉमिक ब्लॉक और स्ट्रॉन्ग इकोनॉमिक ब्लॉक तो हम मानते हैं ब्रिक्स को, लेकिन क्या हम ये भी अंदाजा लगा सकते हैं, जो मीटिंग देखी है जोहान्सबर्ग में भारत और चीन में, अगले महीने जो ब्रिक्स का समिट होगा जिसमें प्रधानमंत्री मोदी भी पार्टिसिपेट करेंगे, तो क्या हम ये मान सकते हैं कि आगे चलते हुए ब्रिक्स की जो एक सिग्निफिकेंस है वो केवल इकोनॉमिक ही नहीं रहेगी, पॉलिटिकल या जियोपॉलिटिकली भी सामने आएगी? देखिए, संभावना तो बहुत है। जो ब्रिक्स में अगर सभी देश ठीक काम करें और जैसे बातचीत करते हैं, जैसे वो कमिटमेंट्स लेते हैं, उसको पूरी तरह से निभाएं और फिर अपना जो ट्रस्ट डेफिसिट है उसको कम करें और साथ में मिलजुल कर कोऑपरेट करने का, साझेवादी से काम करने का अगर वो निर्णय ले, संभावनाएं ब्रिक्स की बहुत हैं। परंतु हम देखते हैं जो अब भारत और चीन के बीच में जैसी अनबन है, जैसी टेंशन है, रूस के जैसे संबंध हैं पूरे पश्चिमी देशों के साथ, पॉलिटिकल लेवल पर, राजनीतिक स्तर पर, जो ये कोई बहुत बड़ा काम कर पाएगा आगे चलते हुए समय में। अगर कोई बहुत बदलाव होता है तो तब ये हम उम्मीद कर सकते हैं। परंतु जैसे आपने कहा सिमरन, जो इसकी इकोनॉमिक वायबिलिटी तो बहुत है। अगर आप देखें तो इसकी जो पॉपुलेशन है वो चीन और भारत को मिलाकर ज्यादा हुई है। और जो देश हैं, रूस की पॉपुलेशन 140 मिलियन है, ब्राजील और साउथ अफ्रीका की पॉपुलेशन भी बहुत कम है, उनकी इकोनॉमिक स्ट्रेंथ भी बहुत कम है। रूस की इकोनॉमिक स्ट्रेंथ $1.4 ट्रिलियन है। तो जो कुछ भी है उसमें चीन और भारत का योगदान है हर क्षेत्र में। तो इसमें फिर हमको अगर दोनों देशों के संबंध अच्छे होते हैं, तभी ब्रिक्स का आगे चलते हुए भविष्य अच्छा सुनहरा हो सकता है। और आने वाले दिनों में हम अपनी डिस्कशन जारी रखेंगे ब्रिक्स को लेकर, भारत और चीन को लेकर और इनके साथ जुड़े हुए बाकी मुद्दों को लेकर भी। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। धन्यवाद। अभी आप सुन रहे थे ब्रिक्स राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बैठक के महत्व पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे थे पूर्व राजनयिक अशोक सज्जनहार और पत्रकार सिमरन सोढी। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और YouTube चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं।